जाएगा होली भाई जाने तिलक लगाने का मुहूर्त। भाजपा में शामिल नेताओं से सह प्रभारी संजय टंडन की मुलाकात, राजनीतिक परिस्थितियों पर किया मंथन। वरुण गांधी ने छोड़ दिया पीलीभीत का मैदान, बीजेपी से बेटिकट हुए, अब आगे क्या। आज होगा उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों का ऐलान, पहली सूची में इन 16 चेहरों को मिल सकता है टिकट। आज हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री करेंगे अध्यक्षता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच, मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। अब वक्त है न्यूज बुलेटिन का। तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और भाई बहन के स्नेह का प्यार भाई दूज होली के बाद भी मनाया जाता है, जिसे भ्रातृ द्वितीय भी कहा जाता है। बता दें कि साल में 2 बार भाई दूज मनाया जाता है। इसमें से दिवाली के बाद वाले भाई दूज का विशेष महत्व है। वहीं होली के बाद के भाई दूज की अगर बात करें तो ये देश के कुछ जगहों पर ही मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस साल 2 दिन तिथि पड़ने के कारण काफी कंफ्यूजन है, आखिरकार किस दिन इस पर्व को मनाया जाएगा। बता दें कि इस साल होने वाली भाई दूज 27 मार्च को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि होली में पड़ने वाली भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और मंत्र के बारे में। एक दिन बहनें एक थाली और उसमें लाल चंदन गंगाजल डालकर तिलक बना लेती हैं, फिर हल्दी चूना और जल डालकर तिलक बनाती हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा अक्षत और मिठाई भी रख लेती हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में तिलक लगाएं और फिर 27 बार मंत्र का जाप करें। उसके ऊपर सिर पर कपड़ा या रुमाल डाल लें। इसके बाद उसे तिलक अक्षत लगाने के साथ मीठा खिलाएं। फिर भाई बहन के पैर छूकर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद लें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर उनके यहाँ भोजन करने के साथ तिलक लगवाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे और अपनी बहन से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जो भाई चैत्र मास की द्वितीय पक्ष को अपनी बहन के यहाँ भोजन करने जाएगा, उसे हर तरह के दुख से निजात मिलने के साथ अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। मंथन भाजपा प्रदेश और सह प्रभारी संजय टंडन से राजेंद्र राणा, केएल ठाकुर, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और होशियार सिंह उनके चंडीगढ़ स्थित निवास में मुलाकात करने गए। प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा भी करी। संजय टंडन ने सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर स्वागत किया। संजय टंडन ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश में बदला भावना से काम कर रही है। कई विधायकों के घर के रास्ते रोके जा रहे हैं तो कईयों पर कानूनी कार्रवाई भी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अहंकार को दर्शाती है। इंद्रदत्त लखनपाल को नगर निगम शिमला की ओर से नोटिस जारी करना इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज एस की ओर से टिप्पणी निंदनीय है और इसके लिए उन्हें सार्वजनिक मंच से काफ़ी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। इसी के साथ ही निचले स्तर पर कहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बागियों को साथ लेकर फील्ड में उतरेंगे। आज नालागढ़ में भाजपा मंडल की बैठक होगी। 27 मार्च को जिला हमीरपुर भाजपा की बैठक और 28 को धर्मशाला में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। पार्टी ने इस बार वरुण गांधी की जगह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। सूबे ने ही शाहजहांपुर और धौलपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके जितिन प्रसाद
होली के दिन पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने सिख समाज के लोगों के साथ बैठक करी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करी। जितिन प्रसाद ने पीलीभीत को महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र बताते हुए कहा कि पूरे देश प्रदेश की नजरें यहां के चुनाव पर हैं। जितिन ने वरुण का नाम लिए बगैर कहा कि जानता हूं यहां से बहुत लोगों ने उम्मीदवारी करी है, हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये बीजेपी ही है, जहां नेतृत्व ने निर्णय लिया तो उसका सम्मान भी करते हैं। पीलीभीत सीट से वरुण की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी ने गांधी अब आगे क्या करेंगे, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे या उनके सियासी सफर का अगला पड़ाव कोई नई पार्टी होगी। सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी ने अपने सहयोगी के जरिए नामांकन पत्र के 4 सीट खरीदे थे। कार्यकर्ताओं से ये कह तक दिया था कि हर गांव से 2 4 पहिया और 10 2 पहिया वाहन तैयार रखें। जितिन की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद हालात बदल गए हैं। वरुण गांधी के समर्थकों में किसी तरीके की सक्रियता या उत्साह नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी ने अपने करीबियों को ये बता दिया कि उनके साथ छल हुआ है और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीट से जितिन के नाम का ऐलान किया। उसी लिस्ट में मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से टिकट का ऐलान भी था। पीलीभीत में चुनाव पहले चरण में है और सुल्तानपुर में मतदान चौथे चरण में होना है। वरुण और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या दूसरे दल से चुनाव मैदान उतरते हैं तो बीजेपी इसे सहजता से लेगी, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा हुआ तो वरुण की मां मेनका गांधी की सीट पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने एक ही लिस्ट में मां को टिकट और बेटा बेटिकट का ऐसा दांव चलाया है कि वरुण भी इसमें उलझ कर रह गए हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, जिसके चलते देश भर में राजनीतिक हलचल मची हुई है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से छिंदवाड़ा सीट के लिए अपना नामांकन किया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और कई नेता शामिल हुए। नामांकन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आज छिंदवाड़ा सांसद श्री नकुलनाथ लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके साथ ही प्रदेश भर के कांग्रेस नेता और हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और मैं पूरा छिंदवाड़ा परिवार इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनेगा। आइए हम नामांकन की प्रक्रिया के साथ देश में नई राजनीति की शुरुआत करें। कांग्रेस छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के उम्मीदवार नकुलनाथ ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता कमलनाथ की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एमपी मन लोकसभा की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा को माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी इतिहास में कांग्रेस केवल यहां पर चुनाव हारी थी। वहीं सालों से इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन चुनाव से बीजेपी इस सीट में कांग्रेस से छीन पाती है या फिर कांग्रेस का इतिहास कायम रहेगा। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 में से केवल एक सीट को बचाया और वो सीट छिंदवाड़ा की है। इस सीट पर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने जीत हासिल करी थी और इससे पहले 2014 में आखिरी बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था। इस बार भी नकुलनाथ इस सीट पर उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी कांग्रेस सीट पर अपनी जीत को कायम रख पाती है या नहीं। लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान मंगलवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए किया जाएगा। इसी बात का शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को बताया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को शिवसेना अपने 15-16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, जिसमें से प्रमुख रूप से विदर्भ के उम्मीदवार होंगे। विदर्भ में ही पहले चरण का चुनाव होना है और पहले चरण के नामांकन भरने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। इसके पहले सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे। संजय राउत ने भी वहां पे पहुंच के शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच सीटों के तालमेल को लेकर चर्चा करी थी। कांग्रेस ने अपने कोटे के प्रमुख उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी, इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठाकरे गुट और शरद पवार गुट के बीच कुछ सीटों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए दोनों पार्टियों के प्रमुख ये बैठक कह रहे हैं। विवाद को खत्म करने के लिए 1-2 सीट की
अदला बदली हो सकती है। इस तरीके से उम्मीदवारों के नाम और सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। शरद पवार के उम्मीदवारों का ऐलान भी बुधवार गुरुवार तक होने की संभावना है। इसी बीच महाविकास अघाड़ी और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और अंबेडकर के महाविकास अघाड़ी का 4 सीटों का ऑफर भी खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि हमें हारने वाली सीटें दी जा रही हैं, इसलिए हम ये सीट नहीं ले सकते। शिवसेना के उम्मीदवारों के नाम तय होने की खबर है, जिसमें ज्यादातर पुराने चेहरे हैं। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कीर्तिकार और संजय दीना, दक्षिण मुंबई से अनिल देसाई का नाम है। ठाणे से राजन विचारे, कल्याण डेबली से केदार और पालघर से भारती, रायगढ़ से अनंत गीडे और विनायक राउत धाराशिव, संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे, नासिक से विजय कंजरकर, नरेंद्र और वाशिम से संजय देशमुख का नाम शामिल है। हिमाचल में आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होना है। इसी दिन विधानसभा के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसको देखते हुए कांग्रेस को कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 27 मार्च को चंडीगढ़ में होने जा रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए उतारे जाने वाले प्रत्याशी सहित पार्टी नेताओं में आपसी तालमेल बिठाने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ने बागी 6 पूर्व विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र देने से अब प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन गए हैं। इन पूर्व विधायकों ने पासा बदलने के बाद भाजपा में भी अंदरखाने बगावत के सुर उठने लग गए हैं, जिसका फायदा कांग्रेस लोकसभा चुनाव और विधानसभा के लिए होने जा रहे हैं। उपचुनाव में उठना चाहेगी। ऐसे में हिमाचल में सियासी उथल पुथल से दोनों दलों में बने राजनीतिक हालातों को लेकर भी मंथन होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में चुनाव से पहले सरकार और संगठन की नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास होगा। हिमाचल में 27 फरवरी को राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग से 40 विधायकों वाली कांग्रेस 25 एमएलए वाली भाजपा से चुनाव हार गई। इस सियासी घटनाक्रम में हिमाचल की राजनीति में तूफान आ गया था। ऐसे हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की है। ये कमेटी सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाने का काम करेगी। कमेटी में कुल 6 नेताओं के नाम शामिल हैं। समिति में वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह को भी शामिल किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, धनीराम और रामलाल ठाकुर शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सियासत में जो कुछ हुआ उससे इतर अब कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर रणनीति तैयार करेंगे, जाने की विरोधी भाजपा से लोकतंत्र की रक्षा हो सके। इन्हीं सब तरह से हालातों पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल की राजनीति में तूफान सा आ गया है। ऐसे हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करी है। ये कमेटी सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाने का काम करेगी। कमेटी में कुल 6 नेताओं के नाम शामिल हैं। समिति में अब वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह को भी शामिल किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, धनीराम और रामलाल ठाकुर शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सियासत में जो कुछ हुआ उससे इतर अब कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर रणनीति तैयार करेंगे ताकि जन विरोधी भाजपा से लोकतंत्र की रक्षा हो सके। इन्हीं सब के तहत हालातों पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के सभी जिलों में शुष्क मौसम की संभावना है और तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। राज्य में मौसम के कई रूप लगातार देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। आगामी 2 दिनों में मौसम इसी तरीके से रहने के आसार हैं। टिहरी, देहरादून सहित 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्की बारिश और कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। अब देखते हैं कि विभाग की ये पूर्व
अनुमानित रिपोर्ट किस जिले के लिए सही साबित होती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में आज बहुत हल्की से हल्की वर्षा के अलावा तेज धूप की वजह से तापमान में वृद्धि का अनुमान है। 26 मार्च को चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जनपद में हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन शेष जनपदों में शुष्क मौसम रहेगा। 27 मार्च को उत्तराखंड के कई जनपदों में वर्षा हो सकती है और ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी की संभावना भी है। बिजली चमकने के दौरान जारी किए गए सावधानियों के अनुसार बिजली गिरने से हादसे का खतरा हो सकता है, इसलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। सोमवार को 25 मार्च को देहरादून का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पंतनगर का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 13 डिग्री दर्ज किया गया है। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं टिहरी का अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गया विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में संभावना दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन का सिलसिला जारी है। अब तक 27 मार्च तक नामांकन की तारीख बची हुई है। इस दौरान 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं इनमें मुजफ्फरनगर सीट के लिए आज बसपा और सपा भाजपा तीनों सीटों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। इन सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए नेताओं का शेड्यूल तय हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में 15 रैली अलग अलग क्षेत्र में करके लोगों को भाजपा के पक्ष में जोड़ेंगे। इस दौरान चुनावी समर में दोनों डिप्टी सीएम भी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर जा रहे हैं, तो वो लामडीरा ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे और फिर नगीना सीट से प्रत्याशी ओम कुमार का नामांकन कराएंगे। वहीं मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। बीजेपी इस सीट से तीसरी बार संजीव बालियान को चुनाव लड़ा रही है। इस बार चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए इस सीट से हैट्रिक होगा। सीएम आदित्यनाथ पहले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर 27 मार्च से रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम 27 मार्च से 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैली संबोधित करने वाले। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रज क्षेत्र में भी चुनावी रैली करेंगे। सीएम 27 मार्च को मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में रैली करने वाले। इसके बाद 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में रैली करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली करेंगे। फिर 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैली होगी। इसके बाद 31 मार्च को सीएम योगी बरेली, रामपुर और पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में रैली करेंगे और 29 मार्च को सीएम शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली करेंगे और 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर, नोएडा में रैली होगी। इसके बाद 31 मार्च को सीएम योगी बरेली, रामपुर और पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी गरिमामयी उपस्थिति में 27 मार्च को अपने गृह जिला अनूपपुर में प्रातः 11 बजे शहडोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती हिमाद्री सिंह जी को नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा उमरिया जिला अध्यक्ष श्री दिलीप पांडे जी ने अपील करी है कि इस परम पुनीत शुभ अवसर पर ऐतिहासिक बनाने हेतु आप सभी भाजपा जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और पद अधिकारी प्रबुद्ध जन नामांकन रैली में शामिल होकर हिमाद्री जी को विजयश्री का आशीष प्रदान करें। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री दिलीप पांडे जी ने कहा कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में भाजपा विजय पताका पुनः लहराएगी। प्रचंड बहुमत से शहडोल संसदीय क्षेत्र में भाजपा की झोली में आएगा। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा को मिलाकर शहडोल संसदीय क्षेत्र की रचना होती है। श्रीमती हिमाद्री सिंह जी शहडोल संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और होने पर लोकसभा चुनाव में पुनः भाजपा प्रत्याशी हैं, जो कल 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। श्री पांडे जी ने कहा कि लोकप्रिय सांसद हिमाद्री सिंह जी दृढ़ इच्छा शक्ति और जन कल्याण विकास की नीति से शहडोल संसदीय क्षेत्र के विकास को नई गति मिली है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार उन्नति पथ पर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से विकास का कार्य कर रही है। ग्रामीण भारत को विकसित बनाना राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि, सफलता की राह नहीं चुन सकता, जिससे ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास के लिए रणनीति बनाकर सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करके उसे परिणाम तक पहुंचाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि होने वाले लोकसभा चुनाव में उमरिया जिले से भाजपा 2 लाख से ज्यादा मतों की लीड लेगी। ज्ञात है कि उमरिया जिले में 2 विधानसभा है, दोनों विधानसभा भाजपा में है। जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि उमरिया जिले का भाजपा कार्यकर्ता मिली चुनौती के परिणाम स्वरूप चाहे गए परिणाम से बढ़कर प्रमाणित रिजल्ट देता है। उमरिया जिले का एक एक भाजपा कार्यकर्ता पुरुषार्थ की वेदी पर 24 कैरेट सोने से भी खरा भाजपा के लिए खड़ा कोहिनूर है। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिश्रम के बल पर कठिन से कठिन लक्ष्य आसानी से हासिल करना जानता है, जिसके परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा कल नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी में एकजुटता दिखने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन करने की भी पूरी तैयारी है। नामांकन रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बताते चले कि बस्तर संसदीय सीट अभी कांग्रेस के पास है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा पीसीसी दीपक बेज इस सीट को सांसद चुने गए थे। पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर कोटा सीट से 6वीं बार विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को टिकट दिया है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में बस्तर एकमात्र सीट है जहां पहले चरण में मतदान होना है। सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है। इस चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। लखमा की नामांकन रैली में पूर्व सीएम बघेल के शामिल होने का कार्यक्रम जारी किया गया है। बघेल आज रात में ही जगदलपुर पहुंच जाएंगे और आज दोपहर 1 बजे भिलाई निवास से सड़क मार्ग से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 7 बजे वो जगदलपुर पहुंचेंगे और कल नामांकन रैली में शामिल होने के बाद दोपहर 2:30 बजे जगदलपुर से रवाना होंगे। शाम को भानु प्रताप में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और वहां से दिल्ली जरा जाएंगे और रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।